हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में इंट्रोडक्शन टू एग्रो फॉरेस्ट्री उसके यूनिट 1 और पार्ट 1 कवर करेंगे। देखिए, यूनिट 1 जो है वो थोड़ा सा बड़ा है और बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आप लोग को पढ़ने हैं? डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर, मतलब डेफिनेशन है और फॉरेस्ट्री का, और उससे कौन कौन से टर्म रिलेट करते हैं वो सब हम लोग जानेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर पढ़ना है, सिल्वीकल्चर का क्या उद्देश्य है, सिल्वीकल्चर होता क्या है। स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के कितने स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया है, और साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज़, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की कौन कौन से साइलेंट फीचर्स हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फॉरेस्ट एंड रिलेटेड टर्म, ठीक है। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन लिखा है, बेसिक सा डेफिनेशन मैं लाया हूँ फॉरेस्ट का, जिससे कि आसानी से समझ पाएँ और नंबर भी मिल जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन जो आता है 1 या 2 नंबर में आता है, उससे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो क्या लिखा है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज़ डिफाइंड एज an area set aside for the production of timber and other forest produce or maintained under woody vegetation for certain indirect benefit which it provides, for example climatic and protective। ठीक है, फॉरेस्ट क्या है? एक एरिया होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो कि टिम्बर के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। टिम्बर का मतलब ईंधन या लकड़ी, जो पेड़ से जो लकड़ी मिलती है उसी को हम टिम्बर कहते हैं। बाकी उस टिम्बर को हम प्रोसेस करके उसके फर्नीचर और बाकी सब इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जैसे वहाँ हमको वैक्स मिल रहा है, हनी बी के वैक्स मिल रहे हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि हमको फ्यूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, और भी हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, तो वो सब हमको कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। ठीक है, तो और मेंटेन अंडर वुडी वेजिटेशन, और उसको कैसे हम मेंटेन करते हैं? वुडी वेजिटेशन के अंदर, जिससे कि हम कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट पा पाएँ जो कि वो फॉरेस्ट देता है। ठीक है, तो जैसे क्लाइमेटिक एंड प्रोटेक्टिव हमको बेनिफिट मिलते हैं। क्लाइमेटिक का मतलब अगर हम फॉरेस्ट बहुत लार्ज पैमाने पर लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उस पर्टिकुलर एरिया की वो इम्प्रूव होती है, वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो मेंटेन होता है, ह्यूमिडिटी ठीक ठाक होती है, बारिश समय पे हो जाती है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी हो गया और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया, जो आप कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट में विजिबिलिटी होती है, पोल्यूशन होती है, वो भी कम होती है फॉरेस्ट की वजह से। और दूसरी चीज़, फॉरेस्ट रहेगा तो वहाँ इकोलॉजिकल जो ग्रोथ होता है, बायोलॉजिकल जो ग्रोथ होता है, जैसे कि कुछ इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं और एनिमल्स हैं, फॉरेस्ट एनिमल्स हैं। ठीक है, वो भी उनको एक हैबिटेट मिलता है जिनके कारण उनकी भी लाइफ साइकिल पूरी तरीके से चलती है और उनकी जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहती है। तो ये क्लाइमेटिक एंड प्रोटेक्टिव हमको बेनिफिट देता है। In ecology, it is defined as a plant community predominantly of trees and other woody vegetation, usually with a close canopy। देखो, इकोलॉजी में देखा जाए तो ये क्या है? प्लांट कम्युनिटी है, प्लांट कम्युनिटी है प्रीडोमिनेंटली ऑफ ट्रीज, उसमें ज़्यादातर क्या है? ट्रीज़ हैं। एंड अदर वुडी वेजिटेशन, और भी छोटे मोटे पौधे, लकड़ी वाले पौधे और वेजिटेशन, वनस्पतियाँ हैं, यूजुअली विद अ क्लोज कैनोपी। क्लोज कैनोपी का मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ की जो दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और उनके ब्रांचेस फैले होते हैं, जिनके कारण क्या होती है कि जो सूरज की रोशनी होती है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाती है, तो उसी को हम क्लोज कैनोपी कहते हैं। जितने दूर तक एक पौधे का हिस्सा, एक पेड़ का पूरा हिस्सा फैला हुआ है, जितना जगह घेर रहा है ऊपर से उसके ब्रांचेस, तो वही उसकी कैनोपी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखिए क्या है? ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट के बारे में बात हो रही है। ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट का मतलब यहाँ जो उनके पेड़ पत्तियाँ होंगी बहुत चौड़ी चौड़ी होंगी। आप देखे होंगे, जैसे कटहल देख लीजिए आप, तो कटहल का अगर आप पत्ती देखते हैं तो बहुत मोटे मोटे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अगला है कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट ज़्यादातर टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है,
कहाँ देखने को मिलता है, टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है। और यहाँ के जो माउंटेन होते हैं, माउंटेनियस जो इलाके होते हैं, वहाँ वहाँ कोन वाले पेड़ पाए जाते हैं। जैसे कि जो स्नोफॉल और बाकी सब, जैसे आप क्रिसमस ट्री देखे हैं ना, तो वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट का एक उदाहरण है। वहाँ जो कि जो स्नोफॉल होता है वो उस पर टिकता नहीं है, इसीलिए वो थोड़े से कोन लाइक होते हैं। और उनका उनका अगर देखा जाए तो जो पत्तियाँ होती हैं वो इस टाइप की होती हैं, इस टाइप की होती हैं। एक बार मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये चल जाए अच्छे से। हाँ, इस टाइप की होती हैं, ठीक है, इस टाइप के। तो ये क्या है, यहाँ अगर स्नो गिरेगा तो तुरंत क्या होगा, निकल जाएगा, मतलब वो पास आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए, कोनिफरस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, फॉरेस्ट्री के कुछ टर्म्स जान लेते हैं। फॉरेस्ट्री क्या होता है? अभी तो हम लोग फॉरेस्ट समझ में आया कि फॉरेस्ट एक एरिया होता है जिसमें वेजिटेशन ग्रो किया जाता है, नेचुरली होता है। और आर्टिफिशियली तौर पे भी फॉरेस्ट कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, जहाँ हम लार्ज पैमाने पे फॉरेस्ट लगाते हैं और उनसे कुछ डायरेक्ट बेनिफिट और इनडायरेक्ट बेनिफिट पाते हैं। फॉरेस्ट्री क्या होता है? Forestry is defined as the theory and the practice of all that constitute the creation, conservation and scientific management of forest and the utilization of their resources। कहने का मतलब क्या है कि जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट्री क्या होता है, फॉरेस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट द क्रिएशन, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। देखिए, एक थ्योरी और प्रैक्टिस, दोनों थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, कैसे फॉरेस्ट को बनाया जाता है, कैसे कौन कौन से उसके क्रिएशन में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कौन कौन से उसमें फैक्टर हैं जो फॉरेस्ट को बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, कंजर्वेशन कैसे करते हैं, फॉरेस्ट को हम लंबे समय तक कैसे कंजर्व करके रख सकते हैं जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है उसका भी वो भी इस्तेमाल कर सके, साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं, फॉरेस्ट की पूरी तरीके से मैनेजमेंट कैसे करते हैं। जैसे हम अपने आप को मैनेज करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, या जो भी हम काम कर रहे हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद फिर हम अपना पढ़ाई करते हैं और बाकी सारे काम करते हैं, तो हम अपने आप को मैनेज किए हुए हैं। हमारा एक एक समय मैनेजमेंट की तरह व्यतीत होता है, हम अपने एक एक समय का ख्याल रखते हैं, तो वो होता है प्रॉपर मैनेजमेंट। उसी तरह साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट में हम फॉरेस्ट के सारे जो उसके यूज़फुल बेनिफिट्स हैं उनको कैसे हमको यूज़ करना है, फॉरेस्ट की ग्रोथ कैसे हमको देखनी है, तो उस ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ दियर रिसोर्सेज, उनका जो रिसोर्स हो रहा है, जो भी हमको रिसोर्स वहाँ से मिल रहे हैं, उनका हम किस प्रकार से उपयोग करेंगे, ये भी फॉरेस्ट्री के अंदर आता है। तो डेफिनेशन क्या हो गया, द थ्योरी एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ ऑल दैट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रिएशन, कॉन्स्टिट्यूएंट द क्रिएशन, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दियर रिसोर्सेज। ठीक है, इट इज़ एन अप्लाइड साइंस। ये कैसा साइंस है, एक अप्लाइड साइंस है। मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ दिया, बाकी सब किताबी रट लिए और बाकी सब पास हो गए, ये सब नहीं। आप इसको कर भी सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिकली आप अपने तौर पे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। विच इज़ कंसर्न विद नॉट ओनली द रेजिंग और कल्टिवेशन ऑफ फॉरेस्ट क्रॉप्स। इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप फॉरेस्ट क्रॉप उगा रहे हैं, बल्कि नॉट दियर प्रोटेक्शन, perpetuation, mensuration, management, variation as financial as well utilization of the forest product of for the service of the nation। कहने का मतलब क्या है, ये एक अप्लाइड साइंस है। ऐसा नहीं है कि बस आपको पढ़ना है, आपको इसको अप्लाई भी करना है, फॉरेस्ट क्रॉप्स को उगाना भी है, उसके प्रोटेक्शन भी करने हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन भी करना है, परपुटिएशन का मतलब मेंसुरेशन करना है, मैनेजमेंट उनकी करनी है, वैल्यूएशन करना है कि कितना उसका प्रोडक्ट आया, कितना उसकी वैल्यू बनी। जैसे मान लीजिए आपने फॉरेस्ट में लाल चंदन लगा दिया, मान लीजिए लाल चंदन लगा दिया, रेड सैंडलवुड लगा दिया, उसकी वैल्यूएशन कितनी आ रही है, कितनी प्रॉफिट अर्न हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, देखते हैं, जिससे कि एक कंट्री का क्या हो, ग्रोथ हो। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री हो गया। ठीक है, फॉरेस्ट्री के बारे में था। अब हम लोग सिल्वी कल्चर पढ़ेंगे या सिल्विक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिल्वी कल्चर क्या है, सिल्वी कल्चर इज़ द ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री। ये फॉरेस्ट्री का एक ब्रांच है। ठीक है, which deals with the establishment, development, care and reproduction and stands of timber।
कहने का मतलब क्या है, सिल्वीकल्चर में एक ये फॉरेस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, केयर एंड रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एंड स्टैंड्स फॉर टिम्बर, मतलब लकड़ी का, जो भी लकड़ी है, टिम्बर है, उसका कैसे हमको वहाँ इस्टेब्लिशमेंट करना है, कैसे हमको लार्ज पैमाने पे पौधे को लगाना है, कैसे हम उनकी डेवलपमेंट करनी है, उनका केयर एंड रिप्रोडक्शन कैसे करना है, मतलब उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ानी है जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टिम्बर मिले, ये सारा चीज़ें हमारे सिल्वीकल्चर में आता है। सिंपल, द आर्ट एंड द साइंस ऑफ कल्टिवेशन फॉरेस्ट क्रॉप्स इज नोन एज सिल्वीकल्चर। अगर सरल शब्दों में बोले तो फॉरेस्ट में जितने भी फॉरेस्ट क्रॉप्स आप उगा रहे हैं वो सिल्वीकल्चर के अंदर आता है, जो कि आप किस कले से उगाते हैं, किस कौन से आर्ट से उगा रहे हैं, कौन आपके अंदर कौन सा आप अप्लाई कर रहे हैं मेथड, और साइंटिफिक अप्रोच से कर रहे हैं, तो उसी को हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। सिल्विक्स क्या होता है? सिल्विक्स इज द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरेस्ट्रीज। तो सिल्विक क्या है? एक लाइफ हिस्ट्री है और जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। फॉरेस्ट ट्रीज का क्या है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। एंड क्रॉप विद द पर्टिकुलर रेफरेंस इन इन्वायरमेंटल फैक्टर एज द बेसिस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सिल्विकल्चर। देखिए सिल्विक्स क्या है? जो सिल्विक कल्चर के अंदर जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसकी फॉरेस्ट ट्रीज के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उसको उगाना कहाँ है, क्या कौन कौन सी उसकी वैरायटीज़ है, कौन सी स्पीसीज़ है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा होना चाहिए वहाँ उसको उगाने के लिए, तो ये सारी जो चीज़ें आती है उसको सिल्विक्स हम कहते हैं। तो तुम आप कह सकते हैं कि सिल्विक्स इज़ अ पार्ट ऑफ सिल्वीकल्चर, ठीक है, सिंपल, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ दिखाया गया है, सिल्वीकल्चर साइकिल ऑफ दियर रेडिएटा पाइन। देखिए रेडिएटा पाइन का एक सिल्वीकल्चर का दिखा रहा है। देखिए आप, मैंने एक लीव्स लिया, वो 2 साल बाद यहाँ देखिए क्या हुआ, क्लीयरिंग ऑपरेशन हुआ, उसको क्लीयरिंग किया गया। 7 साल बाद वहाँ प्रूनिंग एंड थिनिंग किए गए तो बड़े हो गए वो पौधे। 12 साल बाद, फिर 16 साल बाद वो पूरा फॉरेस्ट में बदल गया। फिर वहाँ से 30 साल बाद पेड़ आ गए। अब पेड़ को फिर हम काट लिए तो वहाँ से हमको टिम्बर मिल गया। तो ये फाइनल कट मैंने किया 40 साल पे। तो ये प्लांटेड प्लांट है, एक इस लाइफ साइकिल उसका बता रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, फॉरेस्ट कवर के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर क्या होता है? डिफाइंड एज ऑल लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया विच with a tree canopy density of more than 10%. Such land may or may not be स्टैचुरली नोटिफाइड एज फॉरेस्ट एरिया। तो देखिए क्या होता है, फॉरेस्ट कवर का मतलब जब आप 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड रखे हैं और वहाँ जो कैनोपी है, ट्री कैनोपी है, वो मोर देन 10% है, मतलब 10% से ज़्यादा है, पेड़ एकदम पास पास सटे हुए हैं, ज़्यादा सटे हुए हैं, तो उसको हम फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट कवर में रख भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो सिंपल बात, फॉरेस्ट कवर का मतलब ये होता है कि आप एक पार्टिकुलर लैंड में बहुत सारे पेड़ लगा दिए हैं और उनके बीच की दूरी बहुत कम है और 10% से ज़्यादा उनकी कैनोपी आ रही है, तो उन्हें हम बोलेंगे कि हम उन्हें फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। इतना बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, बस यही आपको जानना है। वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या होता है? ऑल लैंड विद अ फॉरेस्ट कवर विद कैनोपी डेंसिटी ऑफ 70% एंड अबव। वो सारे जो फॉरेस्ट कवर जिनकी जो कैनोपी डेंसिटी है वो 70% से अगर ज़्यादा होती है तो उनको हम वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। अगला है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। सारे लैंड जहाँ फॉरेस्ट कवर जो है वो कैनोपी डेंसिटी, जिसकी फॉरेस्ट कवर में जो कैनोपी डेंसिटी है अगर 40 to 70% है तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहेंगे। ओपन फॉरेस्ट, जब हम 10 से 40% की अगर डेंसिटी है फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी, तो उसको हम ओपन फॉरेस्ट कहेंगे। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो होता है 70% से ज़्यादा होता है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो होता है वो आपका 40 से 70% होता है और 10 से 40% जो होता है वो ओपन फॉरेस्ट होता है। 3 प्रकार से बांटा गया है। देखिए यही है फॉरेस्ट कवर। अगर हम बता रहे थे, जैसे ये पूरा देखिए पहाड़ है और पहाड़ के चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो ये क्या है, पूरी तरीके से कैनोपी झका हुआ है। अगर देखा जाए तो धूप की रोशनी भी नहीं पहुंचेगी, सूरज की रोशनी नीचे ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी, तो उसी को हम कैनोपी कहते हैं।
देखिए ओपन फॉरेस्ट का एग्जांपल यहाँ दिखा रहा है फिगर के थ्रू। यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ देखिए ये क्या है 10% है, मोर देन 10% है, 10 से 40% है। तो यहाँ देखिए 10 एक पेड़ और दूसरे पेड़ के बीच में जो दूरी है वो क्या है ज़्यादा है, तो उतना डेंस नहीं है, इसलिए इसको ओपन फॉरेस्ट बोला जा रहा है। इसका मोर देन 10% होगा, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको मोर देन 10% एंड लेस देन 40% ओपन फॉरेस्ट बोलेंगे। मीडियम डेंस फॉरेस्ट का मतलब देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा पास पास है, उसकी तुलना में क्या है यहाँ पास पास है, यहाँ क्या है पास पास हैं सारे पेड़, इस वजह से इसको हम मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट बोल रहे हैं। और यहाँ जो कैनोपी डेंसिटी है वो 40 से 70% है। और यहाँ देखिए वेरी डेंस फॉरेस्ट का भी एग्जांपल हम लगाए हैं। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पेड़ जो हैं एक दूसरे से क्लोजली प्लांटेड हैं, जहाँ धूप जो है सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक पहुँच ही नहीं पा रही है, उसे हम बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। और यहाँ मोर देन 70% क्रॉप डेंसिटी होता है ना, फॉरेस्ट कैनोपी डेंसिटी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं ट्री कवर के बारे में जानेंगे। अभी देखो फॉरेस्ट कवर हम लोग पढ़े, अब हम लोग ट्री कवर के बारे में पढ़ेंगे। ट्री कवर क्या होता है? लैंड विद ट्री पैचेस ब्लॉक्स एंड लीनियर आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया एक्सक्लूसिव ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड लेस देन द मिनिमम मैपेबल एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर। देखिए ट्री कवर क्या होता है, वह लैंड जहाँ जो पेड़ है, पेड़ का जो ब्लॉक्स बनता है या लीनियर आउटसाइड अरेंजमेंट है, मतलब एक लाइन में पेड़ लगे हुए हैं या ब्लॉक में पेड़ लगा रहे हैं, आप एक पेड़ इधर लगा रहे हैं, ठीक है, इसको समझिए आप। जैसे मान लीजिए आपने एक पेड़ यहाँ लगाया, ठीक है, एक पेड़ यहाँ लगाया, एक पेड़ यहाँ लगाया, एक पेड़ यहाँ लगाया, एक पेड़ यहाँ लगाया, तो ये जो इस टाइप का आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने फील्ड में या इस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसी को आप ट्री कवर बोलेंगे, ठीक है। एरिया आउटसाइड द फॉरेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉरेस्ट कवर एंड लेस देन मिनिमम मैपेबल एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, और 1 हेक्टेयर से कम करते हैं तो उसे हम ट्री कवर कहते हैं। कैनोपी क्या होता है अभी बताएं। द कवर ऑफ ब्रांचेस एंड फोलियज फॉर्म बाय द क्राउन ऑफ द ट्री इज न वुड। लकड़ी के द्वारा जितना जगह वो घेर रहा है ज़मीन का, वही उसे हम कहते हैं। ज़मीन का मतलब वो सटा हुआ नहीं रहेगा, ऊंचाई पे रहेगा, सटा हुआ नहीं रहेगा, ऊंचा। जैसे आप एक पेड़ ले लो, इस तरह समझो, आप एक पेड़ ले लो, ठीक है, यहाँ एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ के ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकले हुए हैं, क्या हुए हैं, ऐसे ऐसे ब्रांचेस, तो ये इतना जगह अगर देखा जाए तो ज़मीन का घेर रहा है, तो यही इसकी कैनोपी हो गई, तो ज़्यादा कैनोपी हो गया। जैसे बरगद का पेड़ की कैनोपी बहुत बड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि उसके जो पूरे ब्रांचेस बहुत दूर तक फैले होते हैं। समझ में आ रही बात? आगे चलते हैं। द कैनोपी is called as closed when the individual tree crown generally touch one another। कहने का मतलब यहाँ यही है, जो कैनोपी जो होते हैं वो क्लोज तब कहलाएंगे जब एक क्राउन दूसरे क्राउन से सटा रहता है। जैसे कभी कभी पौधे जो होते हैं, एक ट्री दूसरे पेड़ से सटा रहता है पूरी तरह, तो उसी को हम क्लोज कैनोपी कहेंगे, ठीक है। देखिए फॉरेस्ट कैनोपी का लेयर बता रहा है, जैसे ओवर स्टोरी का मतलब बहुत ज़्यादा, अगर पौधे बड़े बड़े हैं तो उनकी कैनोपी ज़्यादा होगी, ठीक है। मिड स्टोरी का मतलब देखिए यहाँ बता रहा है कि ये वाले देखिए छोटे छोटे पौधे हैं, थोड़े से बड़े कम छोटे पौधे हैं, इसलिए इनकी जो मिड स्टोरी कैनोपी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा वुडी स्टोरी है, जो पेड़ पौधे छोटे आम उम का है, तो वुड स्टोरी। और हर्बेसियस अंडर स्टोरी का मतलब जैसे कोई हर्बेसियस है, कोई फूल उल का पौधा है, तो वहाँ आप कर सकते हैं कि इसकी कैनोपी और भी कम होगी, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं। क्लोज कैनोपी ऑफ ट्रीज़ का देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे से, तुम सटे हुए ऊपर से जैसे अमेजॉन फॉरेस्ट, ये सब क्लोज फॉरेस्ट का एग्जाम्पल है। कॉनिफेरस ट्री की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉनिफेरस ट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो अ ट्री बिलोंग टू द ऑर्डर कॉनिफेरस ऑफ द बॉटेनिकल ग्रुप जेमनोस्पर्मी bearing cones
and generally needle shape or scale like leaves, usually evergreen and producing timber known as softwood। कहने का मतलब यही है कि वह पेड़ जो बिलोंग करता है कॉनिफेरल्स से, उनका जो बॉटेनिकल ग्रुप है वो क्या है, कॉनिफेरल्स, और जो फैमिली है जिम्नोस्पर्मी है। ठीक है, फैमिली मतलब बॉटेनिकल ग्रुप जिम्नोस्पर्म होते हैं ये। कोन्स बियर करते हैं, मतलब इनका शेप कैसा होता है, कोनल शेप होता है और नेडल शेप लाइक होते हैं। ठीक है, स्केल लाइक लीफ होती है। तो यही सब आप उसके जो आप कैरेक्टर है वही आप लिख देंगे। एवरग्रीन होते हैं, हमेशा हरे होते हैं। एंड प्रोड्यूसिंग टिम्बर, और लकड़ी प्रोड्यूस करते हैं, नोन एज सॉफ्टवुड, उनको हम सॉफ्टवुड बोलते हैं। ब्रॉड लीफ ट्री क्या होता है, अ ट्री बिलोंग्स टू द बॉटेनिकल ग्रुप डाइक्टोलिडन। ठीक है, डाइक्टोलिडन होंगे। प्रोड्यूसिंग टिम्बर यूजली नोन एज हार्डवुड, और इनके जो वुड होते हैं वो हार्डवुड होते हैं। ये सॉफ्टवुड होते हैं और ये हार्डवुड होते हैं। जैसे ये देखिए कॉनिफेरस का एग्जांपल हम आपको दिखाई दिए हैं, ये ब्रॉडवुड का था। ये इंडियन फॉरेस्ट कवर है, कहाँ कहाँ फॉरेस्ट पाया जा रहा है इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसको जूम कर देते हैं, थोड़ा सा फोटो फटा है। पंजाब में इतना फॉरेस्ट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बाकी सब का दिया हुआ है। वर्ड में देख लीजिए, वर्ड में क्या है, फॉरेस्ट है, अदर वुड लैंड है, अदर लैंड और वाटर है। तो फॉरेस्ट देख लीजिए, वर्ड में ऐसे से फैले हुए हैं। 10 कंट्रीज विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, 2005 का डेटा हम दिखा रहे हैं आपको। रशियन फेडरेशन में 809 था सबसे ज़्यादा, ब्राज़ील में 478, कनाडा में 310। ये जो आ रहा है यूनिट वो क्या है, मिलियन हेक्टेयर में है। यूनाइटेड स्टेट का इतना है, चाइना का 197, ऑस्ट्रेलिया 164 मिलियन हेक्टेयर, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 134, इंडोनेशिया का इतना, इंडिया का 68 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका है आपको पता ही है, सबसे ज़्यादा किसका है, रशियन फेडरेशन का है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अदर मिलके भी ज़्यादा बना रहे हैं, कहा बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब प्लांट्स जो क्लासीफाई किया गया है फॉरेस्ट प्लांट का, उसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि उनका भी उनकी भी पढ़ाई में बूस्टअप हो। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।